बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल और एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर का स्वागत करते हैं। और एक और खास मेहमान जो हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा दे। आशीष से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, मानसी बताएंगी कैसे रहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे, देवांशी से जानेंगे क्यों ब्रोकिंग कंपनियों में दिखा जोरदार एक्शन, वरुण हमें बताएंगे नतीजों के बाद कोफोर्ज में क्यों दिखी तेजी, दीपांशु बताएंगे बीएचईएल में क्यों आई है तूफानी तेजी। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर हम डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन था और इस दिन निचले स्तरों से बाजार में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली हमें। निफ्टी 116 अंकों की तेजी के साथ 14,733 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 272 अंकों का उछाल देखा गया। बैंक निफ्टी 44 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 32,828 पर जाकर बंद हुआ। मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों में से बाजार को सहारा मिला और सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से क्या डेटा आज देखने को मिला है। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,223 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 633 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने देखी शानदार तेजी, उसके पीछे की वजह क्या रही। मई महीने के वायदा कारोबार की पहले हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूत ट्रेड देखने को मिला। सुबह से एसजीएक्स निफ्टी हल्के लाल निशान में दिख रहा था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस मजबूती की वजह क्या थी? पहला, अमेरिकी बाजार में हल्के हरे निशान के साथ कल क्लोजिंग होती हुई दिखी। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स में ठीक थे, मतलब बहुत ज्यादा तेजी में नहीं लेकिन कमजोर भी नहीं। तो ये दो फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट से। फिर हमारे फैक्टर्स पर आइए। एफआईज की तरफ से कल के सेशन में कैश मार्केट में बिकवाली तो हुई, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने इंडेक्स में बिकवाली नहीं की और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की। तो थोड़ा सा बिकवाली से हाथ रोका है। घरेलू फंड में मामूली से बिकवाली की, तो डेटा थोड़े से बेहतर होते दिखे एफआईज के। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से तेजी हुई है वो था हल्का बाजार। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास ओवरसोल्ड और लगातार 3 दिनों से ओवरसोल्ड, और यही वजह है बाजार हर निचले स्तरों से लगातार रिकवरी दिखाने के मूड में आते हुए दिखे। और आज भी जो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास था और एक्सपायरी का दिन, तो शॉर्ट कवरिंग होना तो तय थी। यही वजह कि एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जिसको बाजार ने पूरा नजरअंदाज किया, और वो है कोरोना के बढ़ते हुए मामले। 4 लाख से ज्यादा फिर से नए रिकॉर्ड मामले कल आते हुए दिखे, हाईएस्ट एवर। फिर भी बाजारों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और ऐसी बेहतरीन तेजी बनी। गैप से खुले, थोड़ा हल्के हुए, पहले सपोर्ट लेवल पर वहां से फिर से खरीदारी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी जाकर बंद हुआ 14,725 के आसपास। बहुत ही शानदार खरीदारी। और बैंक निफ्टी 32,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो वहां पर भी भरपूर खरीदारी होती दिखी। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला बाजार में। ये एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जहां मौका पूरा एंट्री करने का भी मिला, और आज एंट्री करने का मौका कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी मिला। फर्स्ट हाफ में कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से जो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन आता दिखा, पूछे मत, वहां पर भरपूर खरीदारी होती दिखी और शानदार तेजी भी। तो ओवरऑल एक्शन भरपूर रहा बाजार में तेजी की तरफ, जहां दिग्गजों में भी खरीदारी है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जमकर दौड़े। और आज फॉर अ चेंज आईटी शेयरों ने, ऑटो शेयरों ने तेजी की रफ्तार बनाई और यहां से खरीदारी ज्यादा आती दिखी। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अक्रॉस बोर्ड सब तरफ तेजी का माहौल है ही। आज के बाजार पर आए तो समझ लिया। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आज जो बाजार में हमने कारोबार होता हुआ देखा, किन सेक्टर्स में थी तेजी, कहां पर थी सुस्ती, समझते हैं। और डिटेल में हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्का सुस्त कारोबार देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त देखने को मिली, सेंसेक्स करीब 250 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए मामूली 44 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने के लिए मैनेज कर पाया। हालांकि पूरे दिन अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिला। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। केएसबी पंप से आपको सेडानी साहब ने बताया, दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली।
मॉन्टे कार्लो आपको जैन साहब ने बताया, बीईएल सिमीजी ने बताया बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा हिंडाल्को में कई सारे एक्सपर्ट्स की राय होती थी और देखिए दिन के दौरान 5% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आखिरी 1 घंटे में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली अक्रॉस। अगर आप देखें मैंगलोर केमिकल्स है, दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, सभी स्टॉक्स में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मॉनसून को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ने की भी जो खबरें थी उसका भी एक असर देखने को मिला। इसके अलावा देखिए आईटी दिग्गज कोफोर्ज के नतीजा है, उसके बाद पूरे ही सेक्टर में रुझान देखने को मिला। मैस्टेक, विप्रो, न्यूजन सॉफ्टवेयर तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और एक और तबका आज पूरे दिन एक्शन में रहा वो है ब्रोकरेज स्टॉक्स। यहां पर देखिए गजब की तेजी देखी गई और इस पूरे पैक को लीड किया एंजल ब्रोकिंग में करीब 20% के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइज। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका इंपैक्ट बीएससी और सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स हैं वहां पर भी देखने को मिला। दिग्गज ऑटो स्टॉक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड में भी अगर आप देखें तो निचले स्तर से बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। लेकिन आज पूरी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में से सिर्फ एक पीएसयू बैंक ऐसा रहा जहां पर ऊपरी तरफ से हल्का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। चलिए बाजार का हाल तो समझ लिया, आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, कोरोना के रिकॉर्ड बढ़ते मामले, उसके बावजूद बाजार में हमने ठीक ठाक कारोबार होता हुआ देखा एक्सपायरी के दिन भी। बाजार पर अभी क्या करने की स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और दूसरा हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ेगी क्योंकि कोरोना के जो केसेस है वो अभी 4 लाख के ऊपर है और अंदाजा है कि अप्रैल, मई और जून ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेंगे। हालांकि मार्केट्स में जब तक लिक्विडिटी आती रहेगी तब तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी और हमें लग रहा है कि निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही एडॉप्ट करना चाहिए। और रही बात पोजिशनल कॉल की, तो हमको लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट नतीजे भी काफी अच्छे आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा उछाल देखने को मिले। यहाँ पे 641 का स्टॉप लॉस रखे और करीबन 675, 660 का एक पोजिशनल टारगेट बन सकता है। तो ये एक अच्छा पोजिशनल पिक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। और आने वाले दिन में अगर कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, ऐसे इसेंशियल आइटम्स जो ये कंपनी बनाती है, यहाँ पे अच्छा इजाफा होगा। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। टाटा कंज्यूमर में हफ्ते भर का नजरिया रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी से बातचीत हमारी जारी रहेगी, कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। मार्च तिमाही में सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, इसकी रिपोर्ट हमारी सहयोगी मानसी दवे के पास है। मानसी, जरा बताएं अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों का प्रीव्यू क्या कहता है अनुमान? जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की अगर बात करें, वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर 25% की बढ़त का अनुमान है। रियलाइजेशंस 4.3% सुधरने की उम्मीद सालाना आधार पर हम लगाकर चल रहे हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत में सेल्स वॉल्यूम में बढ़त जरूर देखने को मिलेगी। फ्यूल और फ्रेट की बढ़ती कीमतों का असर नतीजों पर दिख सकता है, ये कंसर्न है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा अच्छे रियलाइजेशन और लोअर कॉस्ट के चलते कामकाजी मुनाफा जरूर सुधरता दिखेगा। वॉल्यूम्स में बढ़त से मार्जिन को सहारा मिलने की उम्मीद है। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि 21.8% से 23.6% पर मार्जिन जो हैं वो जाते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल मुनाफे में 1803 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था। इस एक्सेप्शनल गेन का असर इस साल के मुनाफे में देखने को मिलेगा और इसी की वजह से अनुमान यह है कि 2906 करोड़ से मुनाफा जो है 1732 करोड़ पर जाता हुआ दिखेगा। पिछले साल का एक्सेप्शनल गेन जो है उसका एक एडजस्टमेंट है जो कि आता हुआ जरूर दिखेगा। कुछ चीजों पर नजर रहेगी, सीमेंट की मांग पर, सीमेंट की कीमतों के ट्रेंड पर और वॉल्यूम्स की स्थिति पर। अनुमान यह है कि 30.9% की सेल्स बिक्री में बढ़त होती हुई दिखेगी। ओवरऑल नतीजे मिले जुले कह सकते हैं क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर और कॉस्ट में बढ़ोतरी का असर नतीजों पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकिंग शेयरों की तरफ फोकस शिफ्ट करें तो शानदार तेजी यहां पर आई है। वजह क्या हो सकती है? देवांशी आशर का रुख कर लेते। देवांशी, ब्रोकिंग शेयरों में उछाल क्यों आया है?
जी बिल्कुल, आप देखिए आज की ट्रेडिंग सेशन में जितने भी ब्रोकिंग शेयर थे इसमें शानदार गेन्स होते हुए देखे। एंजल ब्रोकिंग लीड करता हुआ दिख रहा था, 20% के अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन इसके अलावा आज आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, ईडलवाइस, सीडीएसएल, बीएससी, इन सारे स्टॉक्स में आज शानदार खरीदारी होती हुई दिखी। कई वजह है। सबसे पहले तो एंजल ब्रोकिंग के कल नतीजे आते हुए दिखे, वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। तिमाही आधार पर इनकी जो आय है उसमें 30% से ज़्यादा की बढ़त थी और उनका जो मुनाफा है उसमें 39% तक की बढ़त देखने मिली थी। लेकिन यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल के भी कुछ दिन पहले नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे थे। इनकी जो कुल आय है आप देखिए करीब 51% से बढ़ती हुई दिखी YOY, और इनका जो मुनाफा है उसमें भी 80% से ज़्यादा की बढ़त थी। लेकिन ये जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो अब अपने जो ऐप हैं, डिजिटाइजेशन है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नए क्लाइंट्स को वहाँ पे ऐड करने की कोशिश लगातार बनती हुई दिख रही है। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जो रिटेल निवेशक हैं उनका पार्टिसिपेशन पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। आप देखिए FY21 में अगर कुल क्लाइंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि करीब 45% पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल करीब 39% था। इंडेक्स फ्यूचर्स की भी अगर हम बात करें, यानी कि वायदा बाजार में केवल इंडेक्स फ्यूचर्स, तो वहां पे भी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो करीब 38 to 39% पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो करीब 2 साल पहले की अगर बात करें तो करीब 33 to 34% था। साथ ही IPO में लगातार नए स्क्रिप्ट्स आती हुई दिख रही हैं, शानदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके चलते भी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा और पिछले एक साल में शानदार बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिए जो AI फोकस है ऐप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें लगातार निवेश की योजना सारे ब्रोकिंग हाउसेस की बनती हुई दिख रही है। एंजल ब्रोकिंग का ये भी कहना है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर अब ज़्यादा फोकस बनता हुआ दिख रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मोतीलाल का भी यही कहना था कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे। तो नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने की योजना है, कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम करने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है, डिजिटाइजेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, नए क्लाइंट्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपने देखा है कि लगातार बढ़त हुई है। इन सब की वजह से जितने भी आज ब्रोकिंग स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। तो ब्रोकिंग शेयरों पर पूरी रिपोर्ट पेश की देवांशी ने। अविनाश जी, ब्रोकिंग शेयरों में शानदार तेजी, क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति ब्रोकिंग कंपनीज में तेजी बरकरार रहेगी और जिस प्रकार के वॉल्यूम्स बड़े हैं मार्केट में, इसका पूरा फायदा ब्रोकिंग कंपनीज को मिला है। जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग, इनके नतीजे अगर देखें तो मेरे ख्याल से क्लाइंट एडिशंस बहुत ही जोरदार हो गए और मुझे लग रहा है कि एंजल ब्रोकिंग इस लेवल से भी काफी अच्छी बढ़त दिखा सकता है। यहाँ से भी 15-20% का अपसाइड पॉसिबल है। इन्होंने एक्सचेंज को ये भी कहा है कि एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ये भी कारोबार में ये एंटर करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एंजल ब्रोकिंग सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है और उसके बाद ICICI सिक्योरिटीज। ये दोनों शेयर्स में मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफी अच्छा है और निवेश के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निवेशकों को दे सकता है। ओके सर, कोफोर्ज की तरफ जरा फोकस अब शिफ्ट करें, क्योंकि शानदार तेजी देखने को मिली है नतीजों के बाद। रिकॉर्ड ऊंचाई पर कोफोर्ज का शेयर पहुंचा। हमारे सहयोगी वरुण दुबे से समझते हैं इसका पूरा गणित। बताइए वरुण, कोफोर्ज में शानदार तेजी और किन वजहों से? देखिए, बेहतरीन नतीजों के बाद कोफोर्ज के काउंटर में आज जोरदार उछाल देखने मिला। नो डाउट नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन इससे भी अच्छा था कंपनी का गाइडेंस। दरअसल मैनेजमेंट का कहना है कि FY22 में कम से कम 17% के कांस्टेंट करेंसी ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी करने वाली है। यानी कि अगर कंपनी एक्विजिशंस करती है तो ग्रोथ और भी काफी बेहतर रह सकती है। मार्जिन को लेकर कंपनी का कहना था कि FY21 के 18% मार्जिन के मुकाबले FY22 में 19% मार्जिन का लक्ष्य कंपनी ने रखा है। और देखिए, इस तिमाही में भी बोनस देने के बावजूद कंपनी के जो मार्जिन थे वो काफी हद तक स्टेबल थे। वहीं कंपनी लगातार डील विंस कर रही है। 2 बड़ी डील जो है वो कंपनी ने जीती है, जिसके चलते कंपनी की जो ऑर्डर बुक है $52 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और तिमाही के दौरान 11 नए क्लाइंट्स जो है वो इस कंपनी ने जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे अपडेट्स जो है वो मार्केट को काफी पसंद आए। और वैसे भी देखिए, इस तिमाही में IT कंपनियों के जो नतीजे आए हैं उसमें लार्ज कैप्स के मुकाबले मिड कैप IT कंपनीज जो है उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और उसमें भी कोफोर्ज का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। आप देखिए, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट, माइंडट्री में करीब 5.5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। साइंड में 6% की ग्रोथ रही है, लेकिन कोफोर्ज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 7% के आसपास की डॉलर आई में ग्रोथ देखने मिली है। तो जितने मिड कैप IT पीयर्स थे उसको भी इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है और जाहिर सी बात है
गाइडेंस कंपनी का काफ़ी बेहतर है और ये चीज़ें मार्केट को काफ़ी पसंद आई है और इसके लिए आपने देखा नतीजों के बाद और गाइडेंस के बाद खासकर इस स्टॉक में आज जम के खरीदारी देखने मिली। अविनाश जी, कोफोर्ज पर आपकी क्या राय, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है शानदार तेजी के बाद? मुझे लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं, बोथ मार्जिन फ्रंट पे एज वेल एज टॉप लाइन पे, और कमेंट्री कंपनी मैनेजमेंट की काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कोई अगर निवेश करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन मौका है। कोई भी डिप अगर मार्केट में आती है कोई भी कारण से तो इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी रिटेल निवेशकों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो नतीजे जो अच्छे हैं ही, लेकिन FY22 के भी नंबर्स हमको लग रहा है कि काफी सस्टेन होंगे और इस लेवल से भी थोड़ा सा अगर कोई एंट्री करता है या थोड़े से कमजोर लेवल्स पे एंट्री करता है, थोड़े सॉफ्टनेस पे, तो भी अच्छा पैसा इस काउंटर में बन सकता है। ओके सर, BHEL एक और शेयर जहां पर दिखी है तूफानी तेजी, 1.5 साल की ऊंचाई पर BHEL पहुंचा है। 150% की तेजी हम देख पा रहे हैं BHEL में। इस तेजी का राज क्या है और आगे चाल कैसी रह सकती है, ये पूरी डिटेल समझाने के लिए दीपांशु है हमारे साथ। बताइए दीपांशु। जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है BHEL की शेयर में। आज सेकेंड हाफ में हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, पर पिछले 5 दिनों का एक्शन देखिए, 20-22% का उछाल आ चुका है। इस साल 50% की तेजी ये काउंटर आपको दिखा चुका है। कई ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से बाजार का भरोसा BHEL पर बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे कि हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया है कि इनकी एक सब्सिडरी है EML, उस पर 51% हिस्से की बिकवाली के लिए जल्द ही सरकार की तरफ से मंजूरी मिल सकती है कंपनी को। पर पूरे कैपिटल गुड स्पेस में आप नजर डालिए तो मजबूत Q4 का अनुमान है और सबसे अच्छे कैपिटल गुड स्पेस में नतीजे BHEL के आपको आते हुए दिख सकते हैं। 4 तिमाहियों के बाद कंपनी मुनाफा दिखाएगी। अब तक पिछले 4 तिमाहियों से घाटा आ रहा है, साथ ही कामकाजी तौर पर भी मजबूत प्रदर्शन रहेगा। 4 तिमाहियों के बाद कामकाजी मुनाफा भी यहां पर आपको आते हुए दिखेगा। एग्जीक्यूशन में सुधार के चलते हम देख रहे हैं कि कामकाजी तौर पर नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही ब्याज खर्च कम हुआ है, वर्किंग कैपिटल में भी सुधार के संकेत आए हैं, तो वहां से भी नतीजों को सहारा मिलेगा। और नए ऑर्डर्स, कंपनी को काफी अच्छे नए ऑर्डर्स मिले हैं Q4 में, जिसकी वजह से ओवरऑल बुक पर भी आप अच्छा प्रदर्शन देख सकते हैं। Q4 ही नहीं, आने वाला साल FY22 कंपनी के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है। एक तो सरकार ने बजट में पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा आवंटन किया है और ये BHEL के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि पावर उपकरणों का जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी पावर सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें 50% से ज्यादा मार्केट शेयर सिर्फ इसी कंपनी का है, तो वहां से इन्हें फायदा होते हुए दिखेगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से इन्हें 11,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। कई और बड़े ऑर्डर्स ऐसे इन्हें आने वाले समय में मिल सकते हैं। और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स अब आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से कमोडिटी स्पेस में सुधार के संकेत आ रहे हैं, कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी और उसका भी फायदा BHEL को होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल BHEL पर रखिए नजर, FY22 इस कंपनी के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं शो में और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए कहाँ रखें? स्वाति जी नमस्ते, और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही रौनक थी बाजार में और स्टील के साथ साथ थोड़े लगता है कि सीमेंट भी अभी अग्रसर है ऊपर की ओर जाने के लिए। तो मेरे जो आज के 2 ऑप्शन हैं वो इन्हीं सेक्टर से हैं। JSW स्टील, जो कई बार पहले भी रिकमेंड किया जा चुका है, एक बार वापस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 740 की इस महीने की कॉल और 34 रुपए पे आप लेंगे, जो आज का क्लोजिंग भाव है। स्टॉप लॉस 29 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 45। ये 5-6 दिन से लगातार पैरेलल जैसा ही चल रहा है और आज लगता है 1.7% के साथ थोड़ा ऊपर गया है और इसकी बढ़त की चांसेस अच्छी खासी हैं। जैसे कल हमने चुना था GMDC, तो NMDC, तो उसका तो हम गेल, जो हम टारगेट हमारा आज ही हो गया था, तो उसी तरह का ये स्टॉक है। दूसरा है अल्ट्राटेक, आज बढ़ा है महज 0.4%, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 6,500 की कॉल ली जा सकती है 195 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखेंगे 160 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 280। तो इन दोनों स्टॉक में
दोनों ही मुझे इक्वली पसंद है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं या आप दोनों ही ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार को शुरुआती ट्रिगर कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ा सावधानी वाला भी मामला है। अच्छा क्या है? पहली बात, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में दिख रहे थे, 35-40 पॉइंट ऊपर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन और लगातार 3-4 दिनों तक नैस्डैक पर रहा दबाव, तो पूरी संभावना है कि नैस्डैक भी थोड़ा उछल सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो अमेरिका से और अमेरिकी फ्यूचर्स से शायद कुछ अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं, ये उम्मीद है। दूसरा, मोमेंटम स्ट्रांग है और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ, यानी कि कल के लिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि थोड़ी और तेजी बन सकती है। तो ये दूसरा कारण है जहां पर तेजी बनने के पूरे आसार बनते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा नजर रखनी। पहला, अगर फिर से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए तो थोड़ा वो मूड खराब करने वाले हैं, सावधानी वाले मामले। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का सेशन है और आमतौर पर वीकेंड सेशन पर थोड़ा डर रहता है कि कहीं शनिवार रविवार को कुछ और प्रतिबंध बढ़ न जाए, सोमवार को जब हम आए तो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी खराब खबर सुनने को मिले। तो उस लिहाज से सेकंड हाफ में या दिन के दौरान एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा एक कारण और है, देखना होगा कि आज के सेशन में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, या खरीदारी भी हुई है, वो आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक ट्रिगर और है जिस पर नजर रखनी है और वो ये कि आज और पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा मिला वीकली एक्सपायरी, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग तो हो चुकी है, आज खत्म। तो अब कल के लिए आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं। तो पुट कॉल रेशियो भी देखना जरूरी होगा, बाजार में पोजीशन किस तरह की रहती है। इन सबके बीच में कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 14,600 14,650। इस रेंज में निफ्टी लेगा सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 14,825 14,875 तक की जगह बनती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,300 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी को अच्छा मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। और ऊपर में एक बार 33,000 पार करने के बाद 33,300 33,500 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो 33,000 एक अहम लेवल है, उसके पार निकलते ही बैंक निफ्टी में भी भरपूर एक्शन दिखेगा। अब इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। मिड कैप मेटल्स, मिड कैप शुगर में तो खैर सारे मिड कैप्स ही हैं, फर्टिलाइजर, पेपर्स, आप जो स्टॉक देखें, जो सेक्टर्स देखें, कॉफी, चाय, सब में अच्छी तेजी है। और अभी भी लगता है कि इन मिड कैप शेयरों में, इवन मिड कैप आईटी शेयरों में यहां पर कल भी भरपूर एक्शन रहेगा। तो आप इंडेक्स को छोड़कर फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर कीजिए, वहां जल्दी और बड़े पैसे बन सकते हैं इस मोमेंटम में। कल की स्ट्रैटेजी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरतजादव.com के सीईओ आशीष केलकर से बात करते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की राय देंगे? चलिए आशीष जी से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं, उनके ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे। इस बीच अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक के लिए आज आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, कहां रखने की सलाह होगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी काफी पसंद है और एक कंपनी जो इसको रिप्रेजेंट करती है, इसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। मैं समझता हूं कि ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो क्रेन और मटेरियल इक्विपमेंट में काम करती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी बनाती है। पिछले साल कंपनी ने करीबन 1100 करोड़ रुपए, करीबन 55-56 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लग रहा है कि कंपनी का जो मुनाफा होगा वो FY21 के लिए 75 या 80 करोड़ आएगा। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो साल भर में कम से कम 205-210 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और FY22 के नतीजे हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन आएंगे। हालांकि 1-2 महीने अप्रैल में जून के हो सकते हैं कि थोड़ी बहुत कमजोरी आएगी, क्योंकि कोविड के कारण थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको मिला नहीं है। बट ओवरऑल FY22 के नंबर्स पिछले साल से काफी अच्छे आएंगे और इसको खरीदना चाहिए। हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 205-210 है, करीबन 8 से 12 महीने के। लॉन्ग टर्म पिक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आशीष केलकर का। आशीष जी बताइए, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? स्वाति जी, BPCL का 430 का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। आज का क्लोजिंग प्राइस करीबन 17 के आसपास का है, यहीं के लेवल पे खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का रहेगा 14 रुपए का, पहला लक्ष्य रहेगा 22 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 25 रुपए का। तो BPCL का 430 का कॉल खरीदारी करने की सलाह है।
बहुत शुक्रिया आशीष जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने दी। अविनाश जी, आपका भी शुक्रिया शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।